नमस्कार। किताबें बहुत सी में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, इस्मत चुगताई जी की प्रशंसनीय कहानियों में से एक है। कहानी का नाम है बच्चों फूफी। तो आइए देर न करते हुए कहानी को जल्दी ही शुरू कर लेते हैं। जब पहली बार मैंने उन्हें देखा तो वे रहमान भाई के पहले मंजिले की खिड़की में बैठी लंबी लंबी गालियां और कोसने दे रही थी। यह खिड़की हमारे सहन में खुलती थी और कानूनी तौर पर इसे बंद रखा जाता था, क्योंकि पर्दा वाली बीवियों का सामना होने का डर था। रहमान भाई रंडियों के जमादार थे। कोई शादी ब्याह खतना बिस्मिल्लाह की रस्म होती, रहमान भाई औने पौने इन रंडियों को बुला लेते और गरीब के घर में भी एक बार वाहिदा जान, मुश्तरी बाई और अनवरी कहरवा नाच जाती। मगर मोहल्ले टोले की लड़कियां उनकी नजर में अपनी सगी माँ बहनें थीं। उनके छोटे भाई बंद और गेंदा आए दिन ताक झांक के सिलसिले में सिर फुटाई किया करते थे। वैसे रहमान भाई मोहल्ले की नजरों में कोई अच्छी हैसियत नहीं रखते थे। उन्होंने अपनी बीवी की जिंदगी में अपनी साली से जोड़ तोड़ जो कर लिया था। इस यतीम साली का इस बहन के सिवा और कोई न था। बहन के यहाँ पड़ी हुई थी, उसके बच्चे पालती थी, बस दूध पिलाने की कसर थी। बाकी सारा गुमूत वही किया करती। और फिर किसी नकचड़ी ने उसे बहन के बच्चे के मुंह में एक दिन छाती देते देख लिया। भांडा फूट गया और पता चला कि बच्चों में आधे खाला की सूरत पर हैं। घर में रहमान की दुल्हन चाहे बहन की दुर्गत बनाती हो, पर कभी पंचों में इनकार न किया। जो कवारी को कहेगा उसके अपने आगे आएगा। हाँ, लड़के की तलाश में हरदम सूखा करती थी, पर इन कीड़ों भरे कबाब को कहाँ जड़ती। एक आंख बड़ी कौड़ी की तरह थी, कूल्हे दबाकर चलती थी। सारे मोहल्ले से एक अजीब तरह का बायकॉट हो चुका था। लोग रहमान भाई से काम पड़ता तो धौंस जमाकर काम तो करा लेते थे। मोहल्ले में रहने की इजाजत दे रखी थी, इतना क्या कम था। और रहमान भाई इसी को अपना सम्मान सत्कार समझते थे। यही वजह थी कि वह हमेशा रहमान भाई की खिड़की में बैठकर लंबी चौड़ी गालियां करती, क्योंकि बाकी मोहल्ले के लोग अब्बा से दबते थे, मैजिस्ट्रेट से कौन बैल मोड़ ले। उस दिन पहली बार मुझे मालूम हुआ कि हमारी इकलौती सगी फूफी बादशाही खानम है और लंबी चौड़ी गालियां हमारे खानदान को दिए जा रही हैं। अम्मा का चेहरा फक पड़ गया था और वे अंदर कमरे में सहमी बैठी थी, जैसे बिच्छू फूफी की आवाज उन पर बिजली बनकर टूट पड़ेगी। छठे 6 माहे किसी तरह बादशाही खानम रहमान भाई की खिड़की में बैठकर हुंकारती। अब्बा मियाँ उसे जरा सी आड़ लेकर मजे से आराम कुर्सी पर लेटे अखबार पढ़ते रहते और मौका महल पर किसी लड़के बाले के जरिए कोई ऐसी बात जवाब में कह देते कि फूफी बादशाही खानम फिर शताबियां जड़ने लगती। हम लोग सब खेल कूद पढ़ना लिखना सब छोड़कर सहन में गुच्छा बनाकर खड़े हो जाया करते और मुड़ मुड़ अपनी प्यारी फूफी के कोसने सुना करते। जिस खिड़की में वे बैठी रहती थी उस पर लंबे चौड़े शरीर से भरी हुई बैठी थी। अब्बा मियाँ से इतनी हमशक्ल थी कि बस मूछें उतारकर दुपट्टा ओढ़कर जैसे अब्बा ही बैठ गए हों। हर बावजूद कोसने और गालियां सुनने के हम इतने इत्मीनान से तका करते थे। 5.5 फुट की कद, 4 उंगल चौड़ी कलाई, शेर का सा कल्ला, सफेद बगला बाल, बड़ा सा दहाना, बड़े बड़े दांत, भारी सी थोड़ी और आवाज तो माशा अल्लाह अब्बा मियाँ से एक सुर ऊंची ही होगी। फूफी बादशाही खानम हमेशा सफेद कपड़े पहना करती थी।
जिस दिन फूफा मसूद अली ने मेहतरानी के संग कुलेले शुरू की, फूफी ने बट्टे से सारी चूड़ियां छनाछन तोड़ डाली थी, रंगीन दुपट्टा उतार दिया था और उस दिन से वे उन्हें मरहूम कहा करती थी। मेहतरानी को छूने के बाद उन्होंने वे हाथ अपने पैर जिस्म को न लगने दिए। यह घटना खासी जवानी में हुई थी, तब से रंडापा झेल रही थी। हमारे फूफा हमारी अम्मा के चाचा भी थे। वैसे तो ना जाने क्या घपला था, मेरे अब्बा मेरी अम्मा के चाचा लगते थे और शादी के पहले वे जब छोटी सी थी तो मेरे अब्बा को देखकर उनका पेशाब निकल जाता था, और जब हमें मालूम हुआ कि उनकी मंगनी इस भयानक देव से होने वाली है तो उन्होंने अपनी दादी यानी अब्बा की फूफी की पिटारी से थोड़ी सी अफीम चुरा कर खा ली। अफीम ज्यादा नहीं थी और कुछ ही दिन में लोट पोट कर वो ठीक भी हो गई। उन दिनों अब्बा अलीगढ़ में पढ़ा करते थे। उनकी बीमारी की खबर सुनकर इम्तिहान छोड़कर भागे। बड़ी मुश्किल से हमारे नाना ने, जो अब्बा के फुफेरे भाई भी थे और बुजुर्ग दोस्त भी, उन्हें समझा बुझाकर वापस इम्तिहान देने भेजा था। जितनी देर रहे भूखे प्यासे टहलते रहे और खुली आंखों से मेरी अम्मा ने उनका चौड़ा चकला साया पर्दे के पीछे बेचैनी से टहलते हुए देखा। उमराव भाई, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? देव की आवाज लरज रही थी। नाना तब खूब हंसे। नहीं भाई, खातिर जमा रखो, कुछ ना होगा। उस वक्त मेरी मुन्नी सी माँ एकदम औरत बन गई थी। उसके दिल में एकदम देवजात का डर निकल गया था। जभी तो फूफी बादशाही कहती थी मेरी अम्मा जादूगरनी है और उसका मेरे भाई से शादी से पहले पेट गिरा था। मेरी अम्मा अपने जवान बच्चों के सामने यह गालियां सुनती तो ऐसी बसूर बसूर कर रोती थी कि हमें उनकी मार भूल जाती और उन पर प्यार आने लगता। मगर यह गालियां सुनकर अब्बा की गंभीर आंखों में परियां नाचने लगती। वे बड़े प्यार से नन्हे भाई के जरिए कहलवाते, क्यों फूफी, आज क्या खाया है? तेरी मैया का कलेजा। इस बेतुके जवाब से फूफी चलकर राख हो जाती। अब्बा फिर जवाब दिलवाते, अरे फूफी, जभी मुंह में बवासीर हो गई है, जुलाब लो जुलाब। और वे मेरे जवान भाई को मचमचाती लाश पर चील कौवों की दावत देने लगती। उनकी दुल्हन को, जो न जाने बेचारे उस वक्त कहाँ बैठी अपनी ख्याली दूल्हे से इश्क लरज रही होगी, रंडापे की दुआएं देती और मेरी अम्मा कानों में उंगलियां देकर बुदबुदाती, चल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू। फिर अब्बा उकसाते और नन्हे भाई पूछते, फूफी, बादशाही मेहतरानी का मिजाज तो अच्छा है और हमें डर लगता है कि फूफी कहीं खिड़की में से फांद ना पड़े। अरे जा सपोलिए, मेरे मुंह ना लग, नहीं तो जूती से मारूंगी। यह बूढ़ा अंदर बैठा क्या लौंडों को सिखा रहा है? मुगल का बच्चा है तो सामने आकर बात करे। रहमान भाई, ए रहमान भाई, इस बरौती कुतिया को संख्या क्यों नहीं खिलाते? अब्बा के सिखाने पर नहीं, भाई डरते हुए बोलते। हालांकि उन्हें डरने की कोई जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि आवाज उनकी है मगर शब्द मेरे अब्बा के हैं। इसलिए पाप मेरे नन्हे भाई की जान पर नहीं, मगर फिर भी बिल्कुल अब्बा की शक्ल की फूफी की शान में कुछ कहते उन्हें पसीना आ जाया करता था। कितना जमीन आसमान का फर्क था ददीहाल और ननिहाल वालों में। ननिहाल हकीमों की गली में थी और ददीहाल गाड़ी वालों के कटहरे में। ननिहाल वाले सलीम चिश्ती खानदान से थे, जिन्हें मुगल बादशाह ने मुर्शीद का मर्तबा देकर निजात का रास्ता पहचाना। हिंदुस्तान में रसे बसे समय गुजर चुका था, रंगतें सांवला चुकी थी, नक्श नर्म पड़ चुके थे, मिजाज ठंडे हो चुके थे। ददीहाल वाले बाहर से आखिरी खेप में आने वालों में से थे। मनोवृत्ति में अभी तक घोड़ों पर सवार मंजिलें मार रहे थे। खून में लावा दहक रहा था। तीखे तीखे तलवार जैसे नक्श, लाल फिरंगियों जैसे मुंह, गोरिल्ला जैसी कदकाठी,
शेरों जैसी गरजदार आवाजें, शहतीर जैसे हाथ पांव, और ननिहाल वाले नाजुक हाथ पैर वाले, शायराना तबीयत के, धीमी आवाज में बोलने चालने के आदि। ज्यादातर हकीम, विद्वान और मौलवी थे। जब ही मोहल्ले के नाम हकीमों वाली गली पर गया था, कुछ कारोबार से भी हिस्सा लेने लगे थे। शॉल बुनकर, जरी का काम करने वाले और इत्र फरोश आदि बन चुके थे। हालांकि मेरी ददीहाल वाले ऐसे लोगों को कंजरे कसाई ही कहा करते थे, क्योंकि वे खुद ज्यादातर फौज में थे, इसलिए मारधार का शौक अभी खत्म नहीं हुआ था। कुश्ती, पहलवानी, तैराकी के नाम पैदा करना, पंजा लड़ाना, तलवार और पेट के हाथ दिखाना और 64-25 को, जो मेरे ननिहाल के प्रिय खेल थे, हिजड़ों के खेल समझा जाता था। कहते हैं जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा लादी की गोद में जा उतरता है। शायद यही वजह थी कि मेरे ददीहाल वाले ननिहाल वालों की तरफ खुद ब खुद खिंच कर आ गए थे। यह मेल कब और किसने शुरू किया, यह वंशावली में लिखा है, मगर मुझे ठीक से याद नहीं। मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए थे। दादियाँ भी इसी खानदान से थीं, मगर एक छोटी सी बहन बिन ब्याही थी। ना जाने क्यों कर वह शेखों में ब्याह दी गई। शायद मेरी अम्मा के दादा ने मेरे दादा पर कोई जादू कर दिया था और उन्होंने अपनी बहन फूफी बादशाही के कथन अनुसार कंजरों कसाईयों में दे दी। अपने मरहूम शौहर को गालियां देते वक्त वे हमेशा अपने बाप को कब्र में चैन न मिलने की बद्दुआएं दिया करते, जिन्होंने चुगदाई खानदान की मिट्टी पलीत कर दी। मेरी फूफी के 3 भाई थे, मेरे ताया, मेरे अब्बा मियाँ और मेरे चाचा और मेरे बड़े चाचा। 2 उनसे बड़े थे और चाचा सबसे छोटे थे। 3 भाइयों की एक लाडली बहन हमेशा की नखरीली और चिड़चिड़ी थी। वे हमेशा तीनों पर रौब जमाती और लाड़ करवाती, बिल्कुल लौंडों की तरह पड़ी। घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाने की भी खासी मश्क थी। वैसे तो फैल फाल कर ढेर मालूम होती थी, मगर पहलवानों की तरह सीना तान कर चलती थी। सीना था भी 4 औरतों जितना। अब्बा मजाक में अम्मा को छेड़ा करते थे, बेगम बादशाही से कुश्ती लड़ोगी? उई ना, मेरी आलिम अफजल बाप की बेटी, मेरी अम्मा कान पर हाथ रख कर कहती। मगर वे नन्हे भाई से फूफी को चैलेंज दिलवाते। फूफी हमारी अम्मा से कुश्ती लड़ेगी? हाँ हाँ, बुला ले अपनी अम्मा को, आ जाए खेम ठोक कर। उल्लू ना बना दूं तो मिर्जा करीम बे की औलाद नहीं, बाप का बेटा है तो बुला सजादी को। और मेरी अम्मा अपना लखनऊ का बड़े पाइचों का पजामा समेटकर कोने में दुबक जाती। फूफी बादशाही के दादा गवार थे। बड़े नाना जान उन्हें आमदनामा पढ़ाया करते थे। हमारे पढ़नाना दादा जान ने कभी दादा मियाँ को कुछ पढ़ा दिया होगा। अब्बा मियाँ छेड़ने की बात मुंह तोड़कर कहलवाते, अरे वह इस्तजे का ठेला क्या मेरे बाबा को पढ़ाता, मुजाविर कहीं का। हमारे टुकड़ों पर पलता था। यह सलीम चिश्ती और अकबर के रिश्ते से हिसाब लगाया जाता। हम लोग यानी चुगदाई अकबर बादशाह के खानदान के थे, जिन्होंने मेरे ननिहाल के सलीम चिश्ती को पीर और मुर्शीद कहा था। मगर फूफी कहती, खाक पीरो मुर्शीद की दुम, मुजाविर थे मुजाविर। तीनों की लड़ाई हो चुकी थी और जब वे गुस्से में होती तो तीनों की धज्जियां उड़ा देते। बड़े भाई अल्लाह वाले थे, उन्हें घृणा से फकीर और भिखमंगा कहती। हमारे अब्बा सरकारी नौकरी में थे, उन्हें गद्दार अंग्रेजों का गुलाम कहती, क्योंकि मुगल राज अंग्रेजों ने समाप्त कर डाला। वरना आज मरहूम पतली दाल के खाने वाली जुलाही यानी मेरे फूफा के बजाय वे लाल किला में जेनिसा की तरह गुलाब जल में गुल्स करके किसी मुल्क के शहंशाह की मलिका बनी बैठी होती। तीसरे यानी चाचा बड़े 10 नंबरी के बदमाशों में से एक थे और सिपाही डरते डरते मजिस्ट्रेट भाई के घर उनकी हाजिरी लेने आया करते थे। उन्होंने कई कत्ल किए थे, कई डाके डाले थे। शराब और रंडीबाजी में अपनी मिसाल वे आप ही थे।
वे उन्हें डाकू कहा करती थी, जो उनके कैरियर को देखते हुए बिल्कुल फुसफुसा शब्द था। मगर जब वे अपने मरहूम शौहर से गुस्से होती तो कहा करती, मुँह जले निगोड़े, नाहटी नहीं हूँ, 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। उनको खबर होगी तो दीन दुनिया का ना रहेगा तू। और कुछ नहीं, अगर छोटा सुन लेना तो पल में तेरी अंतड़ियां बाहर निकाल कर तेरे हाथ में थमा दे। डाकू है डाकू, उससे बच गया तो मंझला मजिस्ट्रेट तुझे जेल में सड़ा देगा, सारी उम्र चक्कियां पिसवाएगा। और उससे बच गया तो बड़ा जो अल्लाह वाला है, तेरा परलोक खाक में मिला देगा। देख, मैं मुगल बच्ची हूँ, तेरी माँ की तरह शेखानी फैजानी नहीं हूँ। मगर मेरे फूफा अच्छी तरह जानते थे कि तीनों भाई उन्हीं पर रहम खाते हैं और वे बैठे मुस्कुराते रहते, वही मीठी मीठी जहरीली मुस्कुराहट जिसके जरिए मेरे ननिहाल वाले ददिहाल वालों को वर्षों से जला रहे हैं। हर ईद बकर दर्द को मेरे अब्बा मियाँ बेटों को लेकर ईदगाह से सीधे फूफी अम्मा के यहाँ कोसने और गालियां सुनने जाया करते। वे फौरन पर्दा कर लेती और कोठी में से जादूगरनी अम्मा डाकू मामू को कोसने लगती। नौकर बुलाकर सेवैयां भिजवाती, मगर कहती पड़ोसन ने भिजवाई हैं। इनमें जहर तो नहीं मिला हुआ है, अब्बा छेड़ते हुए कहते, और फिर सारी ननिहाल के चीखड़े बखेरे जाते। सेवैयां खाकर अब्बा ईदी देते, जो फौरन जमीन पर फेंक देती और कहती, अपने सालों को दो, वही तुम्हारी रोटियों पर पले हैं। मगर अब्बा चुपचाप चले जाते। वह जानते थे कि फूफी बादशाही वे रुपये घंटों आंखों से लगाकर रोती रहेंगी। भतीजों को वे आड़ में बुलाकर ईदी देती और कहती, हरामजादो, अगर अम्मा बाबा को बताया तो तुम्हारी पोटियां काट कर कुत्तों को खिला दूंगी। अम्मा बाबा को मालूम था कि लड़कों को इतनी ईदी किसने दी है। अगर किसी ईद पर किसी वजह से अब्बा मियाँ ना जा पाते तो पैगाम पर पैगाम आते, नुसरत खानम बेवा हो गई, चलो अच्छा हुआ, मेरा कलेजा ठंडा हुआ। और बुरे बुरे संदेश शाम तक आते रहते और फिर खुद रहमान भाई के कोठे पर गालियां बरसाने आ जाती। एक दिन ईद की सेवैयां खाते खाते कुछ गर्मी से जी मतलाने लगा। अब्बा मियाँ को उल्टी हो गई। लो बादशाही खानम, कहा सुना माफ करना, हम तो चले। अब्बा मियाँ ने कराह कर आवाज लगाई और फूफी उल्टी सीधी पर्दा फेंक छाती कूटती हुई निकल आई। अब्बा को शरारत से हंसता देखकर उल्टे पांव कोसती हुई लौट गई। तुम आ गई बादशाही तो मौत के फरिश्ते भी घबरा कर भाग गए, वरना हम तो आज खत्म हो जाते। अब्बा ने कहा, ना पूछिए फूफी ने कितनी भारी भारी कोसने दिए। उन्हें खतरे से बाहर देखकर बोली, अल्लाह ने चाहा तो अभी गिरेगा, नाली में गिरकर दम तोड़ दे, कोई लाश को कांधा देने वाला भी ना बचेगा। और अब्बा उन्हें चिढ़ाने के लिए 2 रुपये भिजवाते। भाई, हमारी खानदानी डूमियाँ गाली दे तो उसे बेल तो मिलनी ही चाहिए। और फूफी बकलाहट में कह जाती, बेल दे अपनी अम्मा बहनिया को। और फिर फौरन अपना मुंह पीटने लगती और खुद कहती, ए बादशाही, तेरे मुंह को कालक लगे कालक, अपनी मैयत आप पीट रही है। फूफी को असल में भाई से बैर था। ऐसे कहीं अब्बा के बगैर अम्मा नजर आ जाती तो गले से लगाकर उन्हें प्यार करती, प्यार से नच्छो नच्छो कहती, बच्चे अच्छे तो हैं। और वे बिल्कुल भूल जाती कि बच्चे उसी बदजात भाई के हैं जिसे वे सारी जिंदगी कोसती रहेंगी। अम्मा उनकी भतीजी भी तो थी। भाई, किस तरह का घपला था मेरी ददीहाल ननिहाल में। एक रिश्ते में से अम्मा की बहन भी लगती थी। इस तरह मेरे अब्बा मेरे दूल्हा भाई भी तो होते थे। मेरे ददीहाल को मेरे ननिहाल वालों ने क्या क्या गम न दिए। गजब तो तब हुआ जब मेरी फूफी की बेटी मुसर्रत खानम जफर मामू को दिल दे बैठी। हुआ यह था कि मेरी अम्मा की दादी यानी अब्बा की फूफी जब मरना सन पर थी तो दोनों तरफ के लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचे।
बादशाही फूफी को कुछ डर भय तो था नहीं। वे जानती थी मेरे ननिहाल वालों की तरफ से उन्हें कोई अपनी औलाद दिल से संतोषजनक हद तक नफरत भी न देगी। और फिर मुसर्रत खानम की अभी उम्र ही क्या थी। अम्मा के कोल्हों से लगकर सोती थी, दूध पीती ही तो लगा करती थी। फिर जब मेरे मामू ने अपनी नीली आंखों से मुसर्रत जहां के लचकदार शरीर को देखा तो निगाह वहीं जमकर रह गई। दिन भर बड़े बूढ़े रोगी को देखकर थक हार कर सो जाते तो यह आज्ञाकारी बच्चे सिरहाने बैठे रोगिणी पर कम एक दूसरे पर ज्यादा नजर रखते। जब मुसर्रत जहां बर्फ में तर कपड़ा बड़ी बी के माथे पर बदलने को हाथ बढ़ाती तो जफर मामू का हाथ वहां पहले से ही मौजूद होता। दूसरे दिन बड़ी बी ने पट से आंखें खोल दी। लरजती कांपती गांव तकिया के सहारे वह उठ बैठी। उठते ही सारे खानदान के जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा कर लिया और सब के सब जमा हो गए तो हुक्म हुआ कि काजी को बुलवाओ। लोग परेशान हुए कि बुढ़िया आज काजी को क्यों बुलवा रही है। क्या अंत समय सुहाग रचाएगी? किसको दम मारने की हिम्मत थी? काजी आ गया। दोनों का निकाह पढ़वाओ। लोग चकराए, किन दोनों का? मगर इधर मुसर्रत जहां पट से बेहोश होकर गिर पड़ी, उधर जफर मामू बौखलाकर बाहर चले गए। चोर पकड़े गए, निकाह हो गया। बादशाही फूफी सन्नाटे में रह गई। हालांकि कोई भयानक बात नहीं हुई थी, दोनों ने सिर्फ हाथ ही पकड़े थे। मगर बड़ी बी के लिए यह भी एक हद थी। और फिर जो बादशाही फूफी का दौरा पड़ा, बस घोड़े और तलवार के बगैर उन्होंने जबरदस्त मारधार करी। खड़े खड़े बेटी दामाद को बाहर निकाल दिया। मजबूरन अब्बा मियाँ दूल्हा दुल्हन को अपने घर ले आए। अम्मा तो चाँद सी भाभी देखकर निहाल हो गई। बड़ी धूमधाम से दावत भी की। बादशाही फूफी ने उस दिन से फूफी का मुंह नहीं देखा। भाई से पर्दा कर लिया। मियाँ से पहले ही नाचाकी थी, दुनिया से भी मुंह फेर लिया। और एक जहर था कि दिल और दिमाग पर चढ़ता ही गया। जिंदगी सांप के फन की तरह उन्हें डसने लगी थी। बुढ़िया के पोते के लिए मेरी बच्ची को फंसाने के लिए छल किया था, ऐसा सोच सोचकर वह पागल ही हुए जाती थी। वे बराबर यही कहे जाती क्योंकि सचमुच वे इसके बाद 20 वर्ष तक और जीवित रही। कौन जाने, ठीक ही कहती हूँ फूफी। मरते दम तक बहन भाई का मेल ना हुआ। अब्बा मियाँ पर फालिस का चौथा हमला हुआ और बिल्कुल ही वक्त आ गया तो उन्होंने फूफी बादशाही को कहला भेजा, बादशाही खानम, हमारा आखिरी वक्त है। दिल का अरमान पूरा करना हो तो आ जाओ। ना जाने इस पैगाम में क्या तीर छुपे थे जो भैया ने फेंके और बहना के दिल में उतर गए। छाती कूटती सफेद पहाड़ की तरह भूचाल लाती हुई बादशाही खानम उस ड्योढ़ी पर उतर पड़ी जहां उसने कभी कदम न रखा था। तो बादशाही, तुम्हारी दुआ पूरी हो रही है। अब्बा मियाँ तकलीफ में भी मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें अब भी खुली हुई थी। फूफी बादशाही बावजूद सफेद बालों के लग रही थी जो बचपन के भाइयों से मचल मचल कर बातें मनवा लिया करती थी। उनकी शेर जैसी खुर्राट आंखें एक मेमने किसी सहमी हुई आंखें मालूम हो रही थी। बड़े बड़े आंसू उनके संगमरमर की चट्टान जैसे गालों पर बह रहे थे। हमें कोसों बच्चों भी, अब्बा ने प्यार से कहा। मेरी अम्मा ने सिसकते हुए बादशाही खानम से कोसने की भीख मांगी। या अल्लाह, या अल्लाह, उन्होंने गर्जना चाहा मगर कांप कर रह गई। या अल्लाह, मेरी उम्र मेरे भैया को दे दे। या मौला, अपने रसूल का सदका। वे उस बच्चे की तरह छिलचिल्ला कर रो पड़ी जिसे सबक याद ना हो। सबके मुंह फक थे। अम्मा के पैरों का दम निकल गया। या खुदा, आज बच्चों फूफी के मुंह से भाई के लिए एक भी कोसना न निकला। सिर्फ अब्बा मियाँ मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनके कोसने सुनकर मुस्कुरा दिया करते थे। सच है, बहन के कोसने भाई को नहीं लगते, वे माँ के दूध में डूबे हुए होते हैं। आप सुन रहे थे इस्मत चगताई जी की कहानी बच्चों फूफी। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको
हमारे चैनल में सुनाई कहानियाँ पसंद आती हैं तो और कहानियों को सुनने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस्मत आपा की इन दमदार कहानियों के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अगली कहानी में जल्दी ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अलविदा।